बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा एहतिशाम। हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस हुकूमत के बड़े मंसूबों का जब भी जिक्र करते हैं तो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के हवाले से हमेशा ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जहां हुकूमत इस मंसूबे को बड़ी कामयाबी करार देती है वहीं पर अपोजिशन इस मंसूबे को करप्शन और फ्रॉड का पेंडोरा बॉक्स करार देती है। अब ये मामला ना सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया जा रहा है बल्कि 10 अरब दरख्त स्कैंडल भी सामने आ रहा है। वो मंसूबा जिसे पीटीआई अपने सर का ताज समझती है, वो मंसूबा जिसका ढोल पीटा जाता रहा है, क्या इस मंसूबे में जड़ी बूटियों को भी दरख्तों में शुमार किया जाता है? क्या पंजाब में इस मंसूबे से मुताल्लिक जाली बिल, जाली पौधे लगाने और गलत अंदाज से की गई खुदाई, गैर मजाज अदायगियों वगैरह जैसे इल्जामात वज़ीर-ए-आज़म के अपने नोटिस में हैं? और क्या इन पर वज़ीर-ए-आज़म ने कोई नोटिस भी लिया है या नहीं अब तक? ये ऐसे सवालात हैं जो इस वक्त अपोजिशन की जुबान पर हैं। खबरें ये भी हैं कि इस मंसूबे में करप्शन पर पर्दा डालने के लिए हुकाम को बताया ये जा रहा है कि टीबीटीटी के तहत नए जंगल उगाने और पुराने जंगलात को बहाल करने की मुहिम जो है वो टिड्डी दल के ताजा तरीन हमले की वजह से मुतासर हो चुकी है। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये एक बहाना जो है वो तराशा जा रहा है। जबकि सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि सुनामी ट्री मंसूबे को आलमी इदारों ने भी तस्लीम किया है। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने जो करप्शन के संगीन इल्जामात हुकूमत पर आयद किए उनमें एक इल्जाम बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के हवाले से भी है। हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। यू कांट स्पेल करप्शन विदाउट द वर्ड्स पीटीआई। पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, पीआईए में इतना करप्शन कि उन्होंने पीआईए को बिठा दिया है। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन, केपीके ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। वहां के लोग शर्मिंदा हो गया कि आपने इतना करप्शन कैसे कर दिया। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। हम करप्ट है ये फरिश्ते। आप चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आती? अब बिलियन ट्री सुनामी में कितनी करप्शन हुई और हकायक क्या हैं? क्या मुस्तकबिल में ये बड़ा मंसूबा शिफाफियत की मिसाल बनेगा या फिर एक बार पाकिस्तान का एक और बड़ा मंसूबा करप्शन की बड़ी मिसाल बन जाएगा? इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, ये तो लग रहा है कि सब उल्टा ही होता चला जा रहा है। कभी आप करप्शन के इल्जामात लगाया करते थे, आज वक्त आ गया कि आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। स्पेसिफिकली इस बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से जो इल्जामात लग रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि आप अपना रिस्पांस उसके ऊपर दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपने आज प्रोग्राम पे बुलाया है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने तकरीबन 40 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है और इनको इस चीज़ की आदत है कि इस मुल्क में कोई डिलीवरी भी बगैर करप्शन के हो नहीं सकती। इसलिए ये बड़े परेशान होते हैं कि जब एक ऐसा मंसूबा जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है, उसमें कैसे करप्शन नहीं है। मैं आपको चंद हकायक बताना चाहता हूँ। पहले तो केपीके में जो बिलियन ट्री हुआ था और अब फिर आजकल जो 10 बिलियन ट्री मंसूबा चल रहा है। केपीके में जो बिलियन ट्री मंसूबा हुआ था उसकी ओरिजिनल PC1, चूँकि मैं उसके साथ उस वक्त भी उसके स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व था, तो पहला उसका जो PC1 बना था वो 22 अरब रुपए का बना था। हमने जब वहाँ पर केपीके की गवर्नमेंट ने तखमीना लगाया, उन्होंने 22 अरब का PC1 मंजूर कराया और उसका प्लान किया कि इस 22 अरब में हम 1 अरब दरख्त लगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो मंसूबा चला उसकी में एफिशिएंसी आई और जब वो मंसूबा ख़त्म हुआ तो 14 अरब के अंदर ये मंसूबा खत्म हुआ। उसके PC1 को रिवाइज डाउनवर्ड्स किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट फंडेड जिसको डाउनवर्ड किया गया रिवाइज। और अगर करप्शन करनी होती तो वो 8 अरब की करप्शन तो बड़े आराम से हो सकती थी, लेकिन उसको रिवाइज डाउनवर्ड करके 14 अरब का किया गया और 14 अरब में 1 अरब नहीं बल्कि 1 अरब और 18 करोड़ दरख्त लगाए गए, यानी कि टारगेट से भी ऊपर गया और कॉस्ट से तकरीबन 8 अरब वो नीचे आया। उसके बाद ये जो इल्जाम लगता है मलिक साहब, ये जो इल्जाम लगता है कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में जड़ी बूटियों को भी हिस्सा बनाया गया है, कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, देखें जड़ी बूटियों का जहां तक तल्लुक है, ये मेरा हमने ऑपोजिशन को इस चीज का पता नहीं है और कि एक दुनिया में एक चीज होती है असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। उसका मतलब ये होता है, ये दुनिया में पाकिस्तान स्पेसिफिक फॉरेस्ट ग्रोथ का तरीका नहीं है। दुनिया में सबसे एफिशिएंट, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे जल्दी दरख्त उगाने का तरीका ये है कि आप नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर नेचुरल फॉरेस्ट की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर नेचर इटसेल्फ रिवाइव करती है उस फॉरेस्ट को। इसको कहते हैं असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन।
वहाँ पर ये पौधे नेचर खुद उगाती है आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें, उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन करें, उसके अंदर आप एक ऐसा निज़ाम दें कि जहाँ पर आग से बचाया जा सके, जहाँ पर आप लोगों से उसको और ये जो बकरियां चढ़ती हैं इनसे बचाया जा सके, तब वो नेचुरल रीजनरेशन होती है। नहीं, एक चीज मैं ऐड कर दूंगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी की कन्वीनर शाहिदा अख्तर साहब ने शाहिदा अख्तर साहिबा ने कहा है ये। शाहिदा अख्तर साहब इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, उनसे कहें जाके पढ़ें कि असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन क्या होती है, तो आप इसको डिनाई करते हैं। समझ आ जाएगी। अच्छा चलिए ऑडिट हुकाम की बात कर लेते हैं। मलिक साहब ऑडिट हुकाम की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि महकमा मौसमियाती तब्दीली की जानिब से दस्तावेजात जो है वो मुकम्मल दी नहीं गई। महकमा मौसमियाती तब्दीली ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम खर्च ही नहीं की और वापस कर दी। ये रकम दोबारा AGPR ने महकमा मौसमियात को दे दी और AGPR को इख्तियार ही नहीं कि कौमी खजाने में वापस की गई रकम जो है वो दोबारा वजारत को वापस दी। क्या ये मामला हुआ है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। और ये आप हमारा तो ये पहला साल है इस प्रोजेक्ट का, इससे पहले तो ये प्रोविंसेस में चल रहा है और अभी भी जो मॉडल है वो ये है कि हम पैसा प्रोविंसेस को देते हैं। हमारी मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्टली पैसा नहीं लगाती, प्रोविंस हमें इसमें जब आपको मैं 10 बिलियन ट्री सुनामी से पहले थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बिलियन ट्री मंसूबा था, ये दुनिया के किस किस इदारे ने इसको चेक किया और उसके बाद इसकी तस्दीक की और इसको रिकग्नाइज किया। सबसे पहले WWF जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा है, उनको हमने एक इसका परफॉर्मेंस ऑडिट दिया। अब परफॉर्मेंस ऑडिट जो होता है कि आप एक तो फाइनेंशियल ऑडिट तो सब प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ऑडिट हमने वॉलंटरली उस वक्त KP में करवाया कि आप हमें ये बताएं कि जो बात हम कह रहे हैं वो वाकई ग्राउंड पे हो रही है कि नहीं हो रही। उन्होंने 3 ऑडिट रिपोर्ट्स दी थी इसकी और ये इसको इंटरनेशनली उन्होंने रिकग्नाइज किया। उसके बाद IUCN एक और गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट बनाई। उसके बाद FAO जो कि रोम का इदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि इन 4 सालों में KP में 20% से 26% तक फॉरेस्ट के एरिया में इजाफा हुआ बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस पे 5 वीडियोस बनाई, क्योंकि ये दुनिया के लिए एक मसले राह बन चुका है कि ये कैसा जो मॉडल बनाया था जिसके अंदर 60% असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन थी, 40% प्लांटेशन थी, कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट थी, यूथ की इन्वॉल्वमेंट थी, जॉब्स की क्रिएशन थी। इस सब की वजह से दुनिया में एक मॉडल बन गया। मुझे मलिक साहब ये बताएगा कि टिड्डी दल की वजह से कोई नुकसान हुआ है क्या? UN जनरल असेंबली में भी की और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये अंसार अब्बासी साहब की आज की स्टोरी है और वो 10 अरब दरख्त स्कैंडल पर पर्दा डालने के लिए टिड्डी दल पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इससे ज्यादा मुज़क्का खेज कोई बात हो नहीं सकती। जो आज वो उनका आर्टिकल मैंने पढ़ा, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुझे बड़ी अफसोस हुआ, बल्कि मैंने उनको कॉल भी की, उन्होंने कॉल पिक नहीं की है मेरी। आई वांटेड टू टॉक टू हिम ऑन दिस। इसमें उन्होंने कहा जी कि टिड्डी दल के हमले के पीछे ये छुपा जा रहा है। मैंने आज पंजाब से रिपोर्ट लिया, उन्होंने कहा कि हमने ये बात सच है कि उन्होंने चेक करवाया कि टिड्डी दल का हमला हो रहा है और वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा था, लेकिन उसको बड़े प्रॉपर तरीके से वहाँ के जो निगहबान थे, जो फाइटर्स थे, जो कि ये फॉरेस्ट के थे, उन्होंने सब ने उसको टिड्डी दल के हमले को पसपा भी किया वहां पे और फॉरेस्ट को बचाया और उसमें मतलब तकरीबन 0 नुकसान हुआ किसी भी फॉरेस्ट को। इन्होंने कहा जी कि वो उसके पीछे छुप रहे हैं। अब ये देखिए, ये दिस इज कॉल्ड आई थिंक टोटली इररिस्पांसिबल जर्नलिज्म। उन्होंने पता नहीं किस बेसिस के ऊपर ये बात की है और हमने उसका प्रॉपर रिपोर्ट लिखा और कल वो छप जाएगा अखबार। अच्छा, ये भी उन्होंने गलत कहा कि पंजाब में मुख्तलिफ नौयत की करप्शन के इल्जामात का सामना इस मंसूबे को, खासतौर पर उन्होंने 3 जगहों की बात की, भक्कर, चकवाल और DG खान। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ये प्रोजेक्ट जो है वो जबरदस्त करप्शन का शिकार हुआ और उसकी तस्दीक महकमा जंगलात ने की। उन्होंने सोर्स भी बताया अपना। मलिक साहब वो खुद से नहीं कह रहे, वो कह रहे कि महकमा जंगलात ने इसकी तस्दीक की है। अभी तक तो ये 2019 के अंदर इसका पहला प्रोजेक्ट का ट्रांच रिलीज हुई थी। 2019-20 इसका पहला साल है। अभी उसकी ऑडिट रिपोर्ट तो आई नहीं है, वो कहाँ से उन्होंने निकाल ली है। अभी उसका जो प्रॉपर एक एवैल्यूएशन का मैकेनिज्म है, उन्होंने अपना सोर्स बताया ना, उन्होंने कहा है कि महकमा जंगलात उनका सोर्स है और उन्होंने तस्दीक की है इस चीज की। मैं भी आपको महकमा जंगलात की बात बता रहा हूँ जिन्होंने ये बताया आज। अच्छा। कि उसमें जो टिड्डी दल के हमले से बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ कहीं पे। उन्होंने बल्कि जो बंदे जरूर भेजे थे, उन्होंने चेक किया है, टिड्डी दल से आगे बात निकल गई ना, कि मिनिमल डैमेज हुआ है। मलिक साहब, टिड्डी दल से आगे बात निकल गई। वो ये कहते हैं कि पंजाब में मुख्तलिफ नौयत की करप्शन के इल्जामात का सामना है। ये जो बिलियन ट्री सुनामी है जिसमें जाली बिल है, जाली पौधे लगाने का गलत अंदाज है, खुदाई है, गैर मजाज अदायगी है। जी देखिए, पंजाब को हमने उसमें एक टारगेट दिया हुआ था और पंजाब ने वो टारगेट अपना मीट किया है। ऑलमोस्ट 90% उसको मीट कर लिया है और इंशाल्लाह वो टारगेट अब बढ़ता रहेगा आगे जाके। और इंशाल्लाह इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, ना सिर्फ
क्योंकि इसका मॉडल ये है कि 50% गवर्नमेंट फंडिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है, 50% प्रोविंस अपनी फंडिंग देती है। काम वो करते हैं, मॉनिटर हम करते हैं इसको। अच्छा। और हमने मॉनिटरिंग के लिए एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम बनाया है जो कि हमारे से भी हट के एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कंसोर्शियम जो है ये उसको मॉनिटर करेगा। लेकिन वो मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है सेकंड थर्ड ईयर के बाद, जब वो पौधे लगे होते हैं, उनकी सर्वाइवल रेट चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनके अंदर किस किस्म की रीग्रोथ हो रही है। ये पाकिस्तान की फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। अच्छा, लेकिन इस पे, मलिक साहब एक मैंने और असेंबली चीज में भी ये तकरीर की थी, इसको दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की, अब ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उसके अंदर पाकिस्तान क्लाइमेट एक्शन में पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो पाकिस्तान ने किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पहली बार मीट किया है। ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए। और ये मीट क्यों हुआ है? क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो फॉरेस्ट्री की हैं ये इंटरनेशनली चेक हुई हैं। उन्होंने देखा है इस चीज़ को कि पाकिस्तान में ये 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट कर रहा है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए नहीं, बड़ी अच्छी बल्कि खबर है दुनिया पाकिस्तान के लिए। बट थोड़ी सी जरा लोकल जो ग्राउंड रियलिटीज है उनके ऊपर भी बात करते हैं। मुझे ये जरा बता दीजिए, आपके पास इख्तियार है, आप इसकी तस्दीक करें या तरदीद के। महकमा जंगलात की जानिब से 10 जून को क्या एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी जिसके ज़िम्मे काम लगाया गया था कि टिड्डी दल से जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए। आप ही कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बिल्कुल की गई थी। अच्छा। जब टिड्डी दल का हमला हुआ तो मुझे वो डेली रिपोर्ट्स आती थी भक्कर से, मियां वाली से, कि यहाँ पर टिड्डी दल आई हुई है, और वो भेजते थे मुझे तस्वीर भी कि जी यहाँ पर अब हमला हुआ है। लेकिन जब उसका नुकसान का तखमीना लगाएगा तो नुकसान उसका मिनिमल हुआ है। नहीं, ये नहीं कि हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है ना मलिक साहब, दरख्त लगे थे। ये इन्फॉर्मेशन है कि वो जो है वो कमेटी तहलील हो जाती है बगैर कोई काम किए। हालांकि उसके पास इख्तियारात ज्यादा होते हैं, फिर एक नई कमेटी बनती है, उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन वो भी जो है वो अभी तक कोई जो है वो चीज उसमें से निकाल नहीं पाई। नहीं, देखें, ये आप दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रही हैं। पहली बात आपने की अंसार अब्बासी साहब के रिपोर्ट की, उन्होंने ये कहा जी कि वो कमेटी बनी, उसने जाके चेक किया और उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उस नुकसान के पीछे सारी करप्शन छुपी हुई है। और अब आप कह रही कि वो कमेटी जो उसने रिपोर्ट नहीं दी, मैं आपको ये बता रहा हूँ उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ, मिनिमल डैमेज हुआ है और टिड्डी दल के हमले को वहां पर पसपा किया गया फॉरेस्ट के अंदर। अच्छा, यानी आप आज ये कंफर्म करें मलिक साहब कि टिड्डी दल के हमले से जो बिलियन ट्री सुनामी वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नुकसान नहीं हुआ। और केपी में भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, पंजाब के भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ये हमला हुआ था, लेकिन अल्लाह के फजल से वो नुकसान से वो बच गए हैं क्योंकि वहां पे लोग मौजूद थे। उन्होंने इसको अपना एक मिशन समझ के और जहाज समझ के उसकी फॉरेस्ट की हिफाजत की है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएगा कि मलिक साहब अब तक क्या मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और कितनी उसमें बेहतरी आई है? क्योंकि आज कुछ क्लाइमेट एक्शन के हवाले से भी बात हो रही थी कि उसमें भी जो है वो अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। तो कितनी तब्दीली आई है और कितनी जल्दी आई है? देखें, ये बहुत बड़ी खबर है जो पाकिस्तान की जो आप बात कर रही हैं। वो बात यह है कि दुनिया ने 2015 में तमाम दुनिया के ममालिक ने बैठ के कुछ गोल्स बनाए थे कि हम इन गोल्स के मुताबिक अपनी दुनिया को चलाना चाहते हैं। अच्छा। पाकिस्तान भी उसका सेक्रेटरी था, उसमें 17 गोल थे, उसमें हेल्थ के भी थे, एजुकेशन के भी थे, एनवायरनमेंट के भी थे, क्लाइमेट चेंज के भी थे। और फिर सारे मुल्कों ने उस पर अपने अपने एक्शंस करने थे और किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने मॉनिटर करना था कि कौन सा मुल्क कौन सा गोल मीट कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने 2020 के अंदर पहली बार अपना क्लाइमेट एक्शन का वो गोल नंबर 13 है उसको मीट किया है। और ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जेफरी सैक्स साहब हैं, बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करते हैं। अब वो किया क्यों है, किस लिए वो पाकिस्तान ने मीट किया है? उसके 2 हिस्से हैं, एक फॉरेस्ट्री है, दूसरा एनर्जी है। फॉरेस्ट्री के अंदर उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान ने अपने फॉरेस्ट्री एरिया को भी इंक्रीज किया है। ये बिलियन ट्री सुनामी और फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी के जरिए ऐसे फॉरेस्ट लगाए हैं जो कि कार्बन सिंक्स बन रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के ऑन एनवायरमेंट। 10 अरब दरख्त स्कैंडल पर पर्दा डालने के लिए जो टिड्डी दल पर का इल्जाम है वो उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने कहा है कि टिड्डी दल से कोई भी नुकसान जो है वो बिलियन ट्री सुनामी को हुआ ही नहीं है। अंसार अब्बासी साहब की खबर को उन्होंने जो है वो बिल्कुल डिनाई किया है कि इस तरह की कोई चीज नहीं है और कोई भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। तो फिर इसके पीछे छुपने वाली जो बात है वो तो कहीं बहुत पीछे रह जाती है। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
NFC और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहे। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकाल। हम आज भी वार्न करते हैं, आज भी टाइम है कि पीछे हटो। पाकिस्तान में इस वक्त इस दौरान अगर ऑपोजिशन इस मौक़िफ़ से पीछे हटे कि पैंडेमिक के दौरान हम एहतजाज की सियासत नहीं करें, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपोजिशन का एहतजाज होंगे। ऐवान हो या मैदान, हर जगह अब ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ काफी सरगर्म दिखाई दे रही है। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने को हैं, तहाँ ना तो वज़ीर आज़म अपने वादे पूरे कर सके हैं जी, और ना ही हकीकी तब्दीली आ सकी है। इसीलिए खुद वज़ीर आज़म कभी -1 की बात करते हैं तो कभी हमें दिखाई दिया कि सिर्फ हुकूमत बनने के 4 महीने बाद ही खान साहब जो हैं उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन की बात कर दी थी। लेकिन अब सेनेट में सदारती निज़ाम और 18वीं तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बहस छिड़ी हुई है। हाँ, कभी ना पर्दे के पीछे बात होती है, कभी नहीं होती है। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, फिर फाइनली शायद वजीर खारजा हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने फिर मुड़ के कहा नहीं हम कोई तरमीम करना नहीं चाहते। चलिए, सामने आ गया, सच सामने आ गया ट्रेजरी बेंचेस से। ये अब शब खून मारा जा रहा है, जाहिर है हम अपोज करेंगे। शब खून मारा जा रहा है अवाम के हुकूक पर और जमहूरियत के दिल पर। जो 1973 का आइन है वो उसने जोड़ के रखा है इस मुल्क को। पहले तारीख से सुने, हमें तारीख के बिल्कुल आती है। यहाँ पे हक के हुक्मरानी आवाम का होगा, आवाम का मुंतखब पार्लियामेंट का होगा, और यहाँ पे हुक्मरानी स्टेब्लिशमेंट की नहीं होगी। और यहाँ पे आईन और कानून का हुक्मरानी होना चाहिए। जैसे मोहतरम रबानी साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम के लिए कितना मेहनत हुआ, यहाँ पर ना पश्तून मुतमईन थे, ना बलोच मुतमईन थे, ना दूसरे मुतमईन थे। 18वीं तरमीम में भी असल चीज जो उनको दर्द है, जो मरोड़ है, वो NFC अवार्ड नहीं है। असल मरोड़ 18वीं तरमीम में उनके अपने इख्तियारात हैं कि जो उनके रास्ते रोके गए हैं, किसी तरह 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए ताकि उनका मकसद पूरा हो। और ये हमारे हजरात जो हैं वो एक जानवर है जिसको लड़ाने के लिए पीछे से एक चमाट मारी जाती है, तो इस तरह उनको एक चमाट मार दी गई है और ये मैदान में उतर आए हैं। हुकूमत इस वक्त तब्दीली में सबसे बड़ी रुकावट 18वीं तरमीम को करार दे रही है और इसीलिए निजाम में बड़ी तब्दीली की भी बातें जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। 18वीं तरमीम ये लेकर आए जी प्लीज, उसका क्रेडिट लेते हैं, लेना भी चाहिए, क्रेडिट जाता भी इनको है, लेके आए। लेकिन एक जायजा जरूरी है। वो जायजा क्या है? पहले तो हम ये उनके 10 साल में बात करते हैं। सूबा वफाक पे डालता है, वफाक सूबे पे डालता है, काम होता नहीं, अवाम देख रही होती है, कौन करेगा काम। हमें जायजा ये लेना है कि 18वीं तरमीम के आने के बाद अवाम को क्या मिला, ये जायजा तो ले सकते हैं, इस पे कंसेंसस पैदा कर सकते हैं। मास्क पहन लीजिए जी मास्क पहन। तो मास्क तो पहन लिया, लेकिन ये चेहरे छुप नहीं सकते आपके मास्क से। जो पब्लिक के साथ आपने किया है ना, आवाम के साथ, वो ये मास्क चेहरा नहीं छुपा सकता। आप कहां से आए हो? आप देखो अपने जराए इक्तिदार को, जराए मुनाफे को, जराए पैदावार को देखो। इतना पैदावार तो कारून के पास भी इतने खजाने नहीं थे जितने आपके पास हैं। इतनी दौलत तो फिरौन और नमरूद के पास भी नहीं थी जितनी आपके पास है। कौन सी पार्टी है जिसमें दादा, बाप और बेटा और बेटी और पोती और पोते इक्तिदार नहीं कर रहे? उनको आगे आप सैल्यूट नहीं करते, उनके आगे आप बैठते नहीं। आपको तो पार्लियामेंट में आना उनके मूड पर डिपेंड करता है। नेशनलिस्ट फोर्सेस को अगर आपने खत्म कर दिया 18वीं तरमीम के जरिए, तो ये कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर किसने हमला किया था? वो तो आज भी पहाड़ों में लड़ रहे हैं और इक्तिदार में आप कई साल से बैठे हुए थे। 18वीं तरमीम पर तो बात होगी, क्योंकि 18वीं तरमीम कोई सहीफा नहीं है। हर कोई बात करेगा, हम भी बात करेंगे, हमारा आईनी हक है। हमें उसी आईन ने यह हक दिया है जिस आईन की आप तहफ्फुज़ की बातें करते हो, नारे लगाते हो। उसी आईन के तहत ही मैंने ये 18वीं तरमीम, ये NFC अवार्ड में अमेंडमेंट की तरमीम पेश की। आज
آج نیب میں وزیراعظم کے خلاف اپوزیشن رہنما مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے احسن اقبال نے نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ تباہ و برباد کیا اس کو اور اربوں روپے کا نقصان پہنچایا. وزیراعظم عمران خان کے خلاف نیب کو ریفرنس دائر کرنے کے لیے درخواست دے رکھی ہے. ریفرنس لائیں گے پی ٹی آئی کے خلاف اور دیکھیں گے نیب جو کہتا ہے کہ جی ہم فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، آج میں نے آپ کے سامنے ایک کیس پیش کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ہینڈسم فیس نہیں دیکھیں گے، آپ یہ کیس دیکھیں گے. پاکستان کے اربوں کا نقصان ہوا ہے اور اس کا نوٹس لیں گے. میں انتظار کروں. اور کیا نیب اب فیس دیکھتی ہے یا کیس؟ اس وقت مسلم لیگ نون کی نظریں نیب چیئرمین پر جمی ہوئی ہیں، لیکن کیا مسلم لیگ نون اب پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف سڑکوں پر بھی آئے گی؟ کیا حقیقی طور پر حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا اپوزیشن صرف نورا کشتی کر رہی ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کی زد میں نظر آتی ہے. وہی تحریک انصاف جو کبھی کرپشن کے الزامات لگایا کرتی تھی، اس کے اوپر اب کرپشن کے جو الزامات ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو لسٹ جو ہے وہ طویل ہی ہوتی جا رہی ہے، جس میں شوگر، آٹا، پیٹرول، فارن فنڈنگ، بلین ٹری سونامی، پی آئی اے، حج، پولیو، بی آر ٹی، سب کچھ جو شامل ہے اور وہ مزید لمبی ہوتی جا رہی ہے لسٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت تمام صورتحال ہے، اس میں جو ایک تبدیلی کا شور ہے، کیا آپ کو بھی وہ تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ شکریہ عائشہ. دیکھیے، نہیں تبدیلی وغیرہ تو خیر نہیں آتی نظر آ رہی، لیکن یہ کل جو بلاول بھٹو صاحب نے اہم جو الزامات لگائے ہیں، اہم سے مراد یہ کہ وہ ظاہر ہے ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت انڈر ڈسکشن بھی ہیں. خود تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے، چینی والا بحران جب ہوا تھا تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا، اس کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں جو نام آئے ہیں اس میں ظاہر ہے خود حکومت کے اہم ترین لوگوں کے بھی نام اس میں رہے، اپوزیشن کے نام بھی ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد اس طرح ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا، بلاول بھٹو نے اگر اس پہ الزام لگایا ہے تو اس کا بھی جواب حکومت کو دینا چاہیے. اگر وہ پیٹرول کرائسس پہ جو چیزیں آئی ہیں سامنے، اس میں واقعی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب پیٹرول سستا ہوا تو پیٹرول ملا نہیں، جب پیٹرول مہنگا ہوا تو پیٹرول فوری طور پہ جو ہے وہ ہر پیٹرول پمپ پہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا. تو اس کے بیچ میں جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے اس پہ سوالات ہیں کہ جی یہ پیٹرول کہاں ذخیرہ ہوا تھا. بالکل اسی طرح آٹے کا بحران، اسی طریقے سے جو پچھلے سال دواؤں کے حوالے سے دواؤں کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا اور اس میں خود حکومت کی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی اور اسی وجہ سے اس وقت کے وزیر صحت کو ہٹایا گیا تھا. تو یہ سوالات تو بالکل درست ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کیے ہیں، اور حکومت کو سب سے پہلے ان سوالات کے جوابات دینے چاہیے جو بلاول بھٹو کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ جوابی وار کر سکتے ہیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، اس کے جواب یہ ہیں، لیکن آپ سے جو ہمارے سوالات ہیں اس کے بھی جواب دیں. اور ظاہر ہے وہ بھی اہم سوالات ہیں، اس پہ کئی مقدمات چل رہے ہیں، کئی الزامات ہیں آصف علی زرداری پہ. سندھ حکومت کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں. اسی طریقے سے بلاول بھٹو خود ایک کیس میں ان کا نام آتا ہے. تو یہ ان کو سوال ضرور کرنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے حکومت کو جو کل بلاول بھٹو نے سوالات کیے ان کے جواب دیں، تسلی بخش جواب دیں. جہاں تحقیقات ریکوائرڈ ہے وہاں تحقیقات کا ایگزیکٹلی. بلاول صاحب سے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں مظہر صاحب، وہ تو آبویسلی وہی ایک بیانیہ تھا جس کو لے کر کے جو پی ٹی آئی ہے وہ اقتدار میں آئی، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے. یقیناً اب بھی ان کے جوابات دینے چاہیے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ سوالات اسی طریقے سے رہتے ہیں تو احتساب کا جو بیانیہ پی ٹی آئی کا ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے ان سوالات کی موجودگی میں؟ نہیں، ایسے بیانیہ کمزور نہیں ہوتے. اگر سوالات کے جواب تسلی بخش نہیں ملتے، اگر ان سوالات کی بنیاد پر تحقیقات اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتی، اگر اس میں بہت سے لوگوں کو بچایا جاتا ہے، تو پھر وہ جو احتساب کا اور کرپشن کے خلاف بیانیہ ہے وہ کمزور ہوگا عمران خان کا. اگر انہوں نے چینی بحران میں چینی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق تمام لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو یہ بیانیہ کمزور ہوگا. اگر جس طریقے سے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس پہ کسی کو سزا نہیں ہوئی تو وہ بیانیہ کمزور ہوگا.
इसी तरह अगर पेट्रोल की क्राइसिस में जो मुबैना तौर पे करप्शन हुई है, अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, तो बयानिया कमजोर होगा। और अगर आपने इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए, आपने बीआरटी के हवाले से तसल्ली बख्श जवाबात दिए, तो आपका बयानिया और ज्यादा मजबूत होगा। तो ये जरूरी है हुकूमत के लिए कि इन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब पार्लियामेंट में आकर दे दें, सही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। और जहां कोताहियां हैं वहां आप सजा दें, जिस तरह आप बहुत फख्र से कहती है गवर्नमेंट कि हमने चीनी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया, लेकिन उस पब्लिक करना काफी नहीं है, उनको सजा देना काफी। लेकिन बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उन पे जो मुकदमात चल रहे हैं, उन पर जो इल्जामात हैं, उनको भी जो है वो मुतमईन करना पड़ेगा उन सवालात जो हुकूमत की जानिब से उनको किए जा रहे हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा मज़े साहब कि आपको तब्दीली आती हुई नजर नहीं आ रही, क्या मतलब इसका समझा जाए? क्या ऑपोजिशन से मायूस हैं आप, डिसअपॉइंटमेंट है आपको? पहले भी एपीसीज होती थी, अब भी एक एपीसी हो जाएगी, पहले भी कोई नतीजा नहीं निकला था, अब भी आपको निकलता नजर नहीं आ रहा? ऑपोजिशन ने तो वाकई, मतलब मैं जाती तौर पे कह सकता हूँ, मैं ज़ाहिर किसी के बिहाफ पे नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जाती तौर पे ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स समझ में ही नहीं आ रही। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स सियासत कौन सी कर रही है। यानी अगर आप सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में जो पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर्स वगैरह का रोल है उसको सामने रखें तो मेरा ख्याल है, और फिर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको अगर सामने रखें तो फिर नजर यही आता है कि ऑपोजिशन एक दूसरे पर एतमाद नहीं करती। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ बहुत नजरियाती लड़ाई लेके आगे चले थे, जीटी रोड से मार्च उन्होंने किया था, सबको लग रहा था कि नवाज शरीफ कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जब वो और मरियम नवाज वापस आए तो ऐसा लगा जब से ऑपोजिशन कोई तहरीक चलाने जा रही है, और फिर नवाज शरीफ बाहर चले गए, और बाहर जाने के बाद कोई खबर नहीं है कि वो उनका इलाज हो रहा है तो किस अंदाज में हो रहा है, उनका अगर वो ठीक हो गए तो वापस क्यों नहीं आते, मरियम नवाज क्यों खामोश हैं, शहबाज शरीफ क्यों कंफ्यूज हैं। तो ऑपोजिशन के दरमियान कोई भी एतमाद की फजा जो है वो नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने कोई फोन नहीं किया नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ ने कोई फोन नहीं किया। लेकिन बिलावल साहब की बात तो हुई ना शहबाज शरीफ साहब से? हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? वैसे तो बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज से भी बात हुई, लेकिन हो क्या रहा है ऑपोजिशन के दरमियान? यानी जो सेनेट के चेयरमैन के अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मौलाना फजलुर रहमान का धरना था। हजारों की तादाद में लोग उधर पहुंच गए थे। लेकिन मज़े साहब तब तो देखिए ना, तब तो ये लॉजिक था ना मज़े साहब, तब तो ये लॉजिक था कि वक्त मुनासिब नहीं है। जब मौलाना धरना दिए बैठे थे तब यही कहा जाता था अपोजिशन की जमातों से कि वो खुद से नहीं गिराना चाहते, वो चाहते हैं कि हुकूमत एक्सपोज हो, अपने बोझ तले दबे। तो अभी आपको लगता है कि क्या वो वक्त आ चुका है कि अपोजिशन के ख्याल में हुकूमत एक्सपोज हो चुकी है, अपने बोझ तले दबना शुरू हो गई है? तो अभी कोई बड़ी तहरीक चलती नजर आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं नजर आ रही। मुझे ऑपोजिशन आज भी उसी तरह कंफ्यूज नजर आ रही है। ऑपोजिशन के पास आज भी कोई लाएअमल नहीं है। हत्ता ये कि ऑपोजिशन ये भी कोशिश नहीं कर रही कि चलें एक और मरतबा सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, हालांकि वो 6 महीने बाद आती है। इसी तरीके से ये ऐलान तो कर दिया गया था कि जी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, लेकिन नहीं लगता कि अपोजिशन के दरमियान ना उनके पास इतना वोट है और ना वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। वो उसकी भी कोशिश नहीं कर रहे। माफ कीजिएगा, पंजाब के वजीर आला के हवाले से वहां तो अच्छी खासी, वो मेरा ख्याल है 5-6 वोट का फर्क है पंजाब के अंदर। वहां भी आपके एमपीएस जाके उस्मान बुज़दार से मिल लेते हैं, चाहे वो नून लीग के एमपीएस हों या पीपल्स पार्टी के हों। तो यहाँ भी ऑपोजिशन के दरमियान कोई ऐसी ठोस लाएअमल नहीं लग रहा। अभी मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर वो एपीसी हुई तो वो सूबाई सतह पर एपीसी हो गई। तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अगले 6-7 महीने में ऑपोजिशन की जानिब से ना कोई तहरीक नजर आ रही है, ये जरूर है, ना वो एक ऐसा प्रेशर बना पा रहे हैं। जैसे बजट पास हो गया, बड़े स्मूथली पास हो गया, तो हुकूमत की जो अपनी कोताहियां हैं, हुकूमत के जो अपने इत्तेहादियों से प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमत के जो अपने एमएनए से प्रॉब्लम्स हैं, वो इमरान खान के वो तो नजर आते हैं, वो अपोजिशन तो नजर आ रही है,
لیکن جو اصل اپوزیشن ہے وہ نظر نہیں آ رہی اپوزیشن کرتے ہوئے. ہاں ملنی، یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، یہ شبلی فراز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی متبادل نہیں ہے. تو پھر وہ جو 6 مہینے والا الٹیمیٹم دیا تھا خان صاحب نے، وہ کس لیے دیا تھا؟ کیا فورسی کر رہے تھے؟ اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات ہے جس کی وجہ سے یہ الٹیمیٹم جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا؟ دیکھیے خوف اسی چیز کا ہوتا ہے نا، جیسے پنجاب میں پرابلم ہے، پنجاب میں ان کو چودھریز کے ساتھ چودھریز خوش نہیں ہیں، پرویز الہی اور چودھری شجاعت بالکل خوش نہیں ہیں تحریک انصاف سے، عمران خان صاحب سے بالکل وہ خوش نہیں ہیں، ان بالکل ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں ہیں. وہ ان کے بشیر چیمہ صاحب جو ان کے وفاقی وزیر ہیں وہ جا کے معاملات سے مل لیتے ہیں، لیکن عثمان بزدار کی سطح پہ تو وہ ملتے رہتے ہیں چودھری پرویز الہی، لیکن مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بالکل خوش نہیں ہے. تو تھوڑا سا عمران خان صاحب کو یہ خوف ہے کہ کہیں مسلم لیگ کاف ادھر ادھر نہ ہو جائے، جیسے بیچ میں خبریں آئی تھیں کہ مسلم لیگ نون سے ان کے بات چیت چل رہی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف اور شریف برادران آج بھی چودھریز پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور شاید چودھریز بھی ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. دونوں کا ایک ماضی رہا ہے، ایک ساتھ رہے ہیں، لیکن ماضی میں بھی ان کے اختلافات رہے ہیں. تو عمران خان کو ایک فیئر یہ ہے، اور فیئر اس چیز کا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ کیوں اچانک جو ہے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں. تو عمران خان کہیں نہ کہیں پریشان اس چیز سے ہیں کہ آخر بی این پی مینگل نکل جاتی ہے تو کیوں نکل جاتی ہے، ایم کیو پاکستان اپنے مطالبات منوانے کے لیے زور دینا شروع کر دیتی ہے تو کیوں زور دینا شروع کر دیتی ہے، چودھریز ڈنر میں نہیں آتے، میرے تو کیوں نہیں آتے. ان کا فیئر یہ کہ کہیں کوئی ان کی جو ہے وہ ڈوریں تو نہیں ادھر ادھر کر رہا، وہ ایک فیئر ضرور ہے. باقی عمران خان ایک پر اعتماد آدمی ہیں، وہ ایک پر اعتماد وزیر اعظم ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپوزیشن کو ایگریسولی کاؤنٹر کرتے رہیں. اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں، لیکن اپوزیشن کی جو کمزوریاں ہیں وہ اصل میں عمران خان کو زیادہ مضبوط بنا رہی ہیں. اگر جس دن اپوزیشن کے درمیان وہ بد اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اور اپوزیشن کوئی لائعمل سامنے لے کر آتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، کوئی کاؤنٹر پروگرام لے کے آتی ہے، تو وہ میرا خیال ہے عمران خان کے لیے اصل چیلنج ہوگا. نہیں یہ بد اعتمادی ہے مظہر صاحب یا پھر مفادات کی سیاست ہے؟ کیا روکے ہوئے اپوزیشن کو کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے؟ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ نہیں چل رہا حکومت سے اور ان کے تحفظات ہیں جن کا اظہار وہ کرتے بھی رہتے ہیں، تو پھر کیا چیز ہے جو ان کو روکتی ہے؟ کیونکہ وہ کسی آپشن کے اوپر بھی جو ہے وہ متحد نظر ہی نہیں آتے ہیں، نہ -1 کرنا ہے، نہ تحریک عدم اعتماد کرنی ہے. نون لیگ نے بھی بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ کوئی آئینی جو ہے وہ راستہ ہونا چاہیے. اب آئینی راستہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت سنگین مقدمات، ان مقدمات کا جو ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ وہ تیز ہو سکتے ہیں. آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ 3 مہینے کے اندر، چاہے آپ 120 ججز لگائیں، 3 مہینے کے اندر مقدمات کے فیصلے ہونے ہیں. وہ جو ایک چیز ہے اس سے لگتا ہی ہے کہ مقدمات میں تیزی آئے گی. حالانکہ ابھی تو فی الفور تو نہیں تیزی نظر آ رہی، لیکن آ سکتی ہے تیزی. ایک وہ خوف ہے. دوسرا یہ کہ دونوں کو ایک دوسرے پہ، مسلم لیگ نون کو شریف کو زرداری پہ، زرداری اس کو شریف کے اوپر، یہ اعتماد نہیں ہے کہ اگر ہم نے آج طے کیا کہ ہم نے نہیں ملنا، ہم نے کوئی رعایت نہیں لینی، ہم نے کوئی ریلیف نہیں لینا اور ہم نے لڑائی لڑنی ہے تو دونوں تیار ہو جائیں گے. لیکن چونکہ ماضی ایسا رہا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اور اس کے بعد NRO ہو گیا. زرداری صاحب نے نواز شریف سے تحریری معاہدہ کیا کہ ججز کو بحال کر لیں گے، لیکن جب 2008 کے الیکشن میں حکومت بنی تو انہوں نے ججز کو بحال کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو پاناما کے بعد کی صورتحال آئی اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ شریف نے اپنے معاملات طے کیے، زرداری صاحب نے اپنے معاملات طے کیے، نواز شریف باہر چلے گئے، زرداری صاحب کراچی آ گئے. تو دونوں اپنے اپنے مقدمات، اپنے اپنے معاملات کو طے کر رہے ہیں اور انہیں یہ اندازہ ہے کہ ہم وہ معاملات آپس میں شیئر نہیں کر سکتے. تو یہ جو بد اعتمادی ہے یہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور وہ اپنے اپنے معاملات جب ان کے طے ہو جائیں گے، اس کے بعد اگر ان معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہاں عمران خان پہ دباؤ ڈالنا ہے تو دباؤ ڈالا جائے گا. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ 6 مہینے کے اندر اپوزیشن
कोई ऐसी हिलजुल करेगी जिससे हुकूमत जो है वो हिलती हुई तो नजर आए। ये जो स्पेसिफिकली पंजाब की अगर बात करें तो ये जो आपने बात की कि पंजाब को लेकर एक खौफ है, तो उस खौफ को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ चीजें शुरू हुई हैं? क्योंकि कल सोहेल बड़ाइच साहब ने भी इस हवाले से इंकशाफात किए हैं कि उनकी जराए के मुताबिक जो पंजाब में तब्दीली है वो आने वाली है, और शायद खान साहब को भी अब इस चीज का इदराक हो चुका है कि पंजाब में तब्दीली नागुज़ीर है। देखिए, खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि वो रिस्क लेने को तैयार होंगे। उसकी वजह दो हैं। उस्मान बुज़दार लाए इस वजह से गए थे क्योंकि तहरीक इंसाफ में 3 ग्रुप बड़े वादे तौर पे आ गए थे, और इसी तरीके से जब तहरीक इंसाफ के 2013 में पार्टी इलेक्शन हुए थे तो बहुत वादे ग्रुपिंग आ गई थी, और उस वक्त इमरान खान कहते थे कि ये मेरी बड़ी गलती है कि मैंने जनरल इलेक्शन से पहले पार्टी इलेक्शन करा दिए। उसमें बड़े दो बड़े ग्रुप जो थे वो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के थे, और ये जो पार्टी का इंटरनल रिफ्ट है पंजाब में, ये इमरान खान को सूट किया, और इमरान खान एक कमजोर आदमी को वजीर आला ले आए, और अब दरअसल पंजाब की वजारत आला इमरान खान चला रहे हैं। इमरान खान वजीर आजम भी हैं और डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं, क्योंकि उन्हें उस्मान बुज़दार की कमजोरियों का पता है। वो उन्हें पंजाब की पॉलिटिक्स वो इस तरीके से चलाना चाहते हैं कि वो खुद डायरेक्टली चीज़ों को देख रहे हैं, और साथ में अंदर से इमरान खान ने कभी भी मुस्लिम लीग काफ को दिल से कबूल नहीं किया। वो पहले भी चौधरीज को चोर डाकू के लक़ब से जो है वो एड्रेस करते थे, और सन 2002 में ये इख्तलाफात बढ़े थे क्योंकि इमरान खान समझते थे कि परवेज मुशर्रफ साहब उनको सपोर्ट करेंगे, उन्होंने चौधरीज को सपोर्ट किया, और वहां से उनके इख्तलाफात बढ़े हैं। तो आज भी इमरान खान जो है वो परवेज इलाही या चौधरी शुजात हुसैन पे एतमाद नहीं करते, और उन्हें खदशा ये है कि ये अपना खेल खेलते हैं। तो इसलिए उन्हें उस्मान बुज़दार सूट करता है कि वो बराह रास्त जो है चीजों को अपने हाथ में रखें। अब उनके लिए अगर कोई दूसरी या तीसरी चॉइस आती है, जैसे एक जमाने में फवाद चौधरी साहब भी कैंडिडेट थे, शाह महमूद कुरैशी भी कैंडिडेट थे, जहांगीर तरीन भी कैंडिडेट थे, जहांगीर तरीन नाअहल हो गए, शाह महमूद कुरैशी एमपीए का इलेक्शन हार गए, जो वो कहते हैं अपने अंदर अंदरूनी तौर पे वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने हरवाया। जहांगीर तरीन से भी इमरान खान के इख्तलाफात हो गए, और जहांगीर तरीन शुगर के कमीशन के बाद की रिपोर्ट के बाद बाहर चले गए। तो इमरान खान इस स्टेज पर ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो उस्मान बुज़दार को चेंज करें। मेरा नहीं ख्याल कि वो, क्योंकि मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन में बड़े क्रूशल होंगे, क्योंकि पंजाब में बड़ा डिसाइसिव मार्का होगा, और अगर पंजाब तहरीक इंसाफ जीत जाती है उनके इत्तेहादी, तो अपर हाउस में भी सेनेट के अंदर तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की पहली मरतबा मेजॉरिटी आ जाएगी। तो वो हर सूरत में चाहते हैं कि उससे पहले कोई इस तरीके से जो है वो उखाड़ पिछाड़ नहीं हो कि जिसका नुकसान हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में किसी किस्म की तब्दीली को उन्होंने डिनाई किया है। वो ये कहते हैं कि क्योंकि सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले हैं, इसलिए खान साहब को अगर इदराक हो भी चुका हो तो यकीनन इस वक्त नहीं चाहेंगे कि कोई भी जो हलचल है वो पंजाब के हवाले से हो, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन ऑब्वियसली एक बड़ा मार्का है। अगर मार लेती है पीटीआई के, वहाँ पर भी जो है वो पीटीआई की अक्सरियत जो है आने वाले इलेक्शन में जो कि 2021 में होने जा रहे हैं वहाँ पर हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साथ रहिए। मुहावरा हमें हर मौके पर याद आता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुल्क में कई ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं जहां ताकतवर अफराद अपने असर रसूख से और जालसाजी से लोगों की जमीनों पर कब्जा करते रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही केस में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की एमपीए की जालसाजी और जमीनों पर कब्जे का इंकशाफ जो है वो कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे पुलिस की साजबाज से आवाम की जायदादों को ये सियासतदान हड़प कर लेते हैं। एएनपी की एमपी समर हारून बलोर ने नथिया गली में किसी की जायदाद पर कब्जे के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर बिजली का मीटर लगवाकर कब्जे की तैयारी की।
लेकिन मालिकान की तरफ से बर वक्त कार्रवाई की गई और पुलिस से रुजू किया गया। ताहम पुलिस ने पहले एमपीए के खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी जो कार्रवाई है उससे लेतोलाल से काम लिया, लेकिन जायदाद के मालिक अली अहमद तनौली ने थाना डोंगा गली में समर हारून बलोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें एमपीए बासानी जो है वो सफरी जमानत करवा लेती हैं। अगरचे इनकी जालसाजी सरेआम पकड़ी गई, अगरचे पाकिस्तान में कोई आम आदमी जब चोरी करता वो पकड़ा जाए तो हाल पुलिस उसका क्या करती है सब जानते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कानून कुछ और है, जबकि खास आदमी के लिए कानून कुछ और है। इस केस में मुतासरा फैमिली के सरबराह डॉक्टर गजनफर अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये तमाम मामला है क्या। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब ये तमाम क्या मामला है? जब एक दफा प्रॉपर्टी बेच दी गई तो फिर ऐसे क्या मुहर्रकात थे जिसकी वजह से ये करना पड़ा मोहतरमा को? थैंक यू वेरी मच जी। इसमें 2018 जनवरी और 18 अप्रैल में 2 म्यूटेशन रजिस्ट्रार एबटाबाद के ऑफिस में हुई। ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी और इसकी टोटल पेमेंट बैंक से हुई है, थ्रू बैंकिंग चैनल्स हुई है। सही। और रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर इसकी रजिस्ट्री हुई है और बाकायदा यहाँ पे एबटाबाद में एक तरीकाकार है, सरकारी फोटो खींचे जाते हैं और तस्वीरें भी रिकॉर्ड कैसे होती हैं। इसमें सबसे पहला काम तो ये हुआ जी कि 8 अगस्त 2019 को जो प्रॉपर्टी डीलर है ताहिर नदीम, इन्होंने उनको उठवाया हुआ किया एबटाबाद से दिन को 3 बजे। और रात को जाके 4 बजे फिर वो बरामद हुए, उसकी रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन वो रात को उस पर तशद्दुद हुआ और अल्टीमेटली बेचारा दबाव में आके उसने राजीनामा कर दिया। वो रिकॉर्ड एबटाबाद के मीरपुर पुलिस स्टेशन में आज भी मौजूद है। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर कुछ सिविल केसेस किए और फिर ये मीटर मैं आई वॉज अब्रॉड, मुल्क से बाहर था, मैं मार्च में वापस आया, मुझे पता चला कि जी मीटर तब्दील हुआ है। जब मैंने वापटा ऑफिस जाके चेकिंग की, डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो क्लियर कट डॉक्यूमेंट्स बोगस नज़र आ रहे थे। सो मैं वो डॉक्यूमेंट लेके मुतलका डिपार्टमेंट्स में चला गया, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने कहा जी ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, ये जेली है, ये बोगस है, ये फोर्ज्ड है। फिर वापटा ने उनको लेटर लिखा, उन्होंने वापटा को कंफर्म किया कि ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है। फिर वापटा के पास जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन मुहतरमा के एफिडेविट्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी का कह रही है मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, हालांकि उसमें इनका कहीं नाम तक नहीं है, अपनी जिंदगी में वो बेच के इनके मियाँ। और वो सारा रिकॉर्ड अब पुलिस के पास चला गया है। हमने एप्लीकेशन दी, 2 महीने इन्वेस्टिगेशन होती रही, फाइनली एफआईआर हो गई। सेक्शन 22A के तहत हम सेशन कोर्ट गए, सेशन जज साहब के ऑर्डर एफआईआर हो गई और अभी इन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट कराई है जिसकी 23 को कंफर्मेशन। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि डॉक्टर साहब इस दौरान क्योंकि ऑब्वियसली ये होना जो है वो इतना आसान तो नहीं था, मोहतरमा को मालूम होगा कि इसके अंदर कुछ जो है वो चीजें उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं कोई थ्रेट्स मिली हो या डराने धमकाने की कोशिश की गई हो कि आप इससे पीछे हट जाएं, असर रसूल इस्तेमाल किया गया और उसमें फिर आपको कुछ मुश्किलात पेश आई? इनका बेटा जो मुझे थ्रेट्स भेजता रहा जी मेरे पास मोबाइल पे रिकॉर्डेड है उसके मैसेजेस। और जैसे मैंने आपको बताया कि 8 अगस्त को इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को अगवा कर लिया था, उससे उन्होंने कुछ ब्लैंक पेपर पे साइन वगैरह कराए, वो भी रिपोर्टेड है। अभी मुझे आज भी शाम को थ्रेट्स आई हैं, अब तो कुछ जरा जोरावर थ्रेट्स आने शुरू हो गई हैं। नहीं किस किस्म की थ्रेट्स हैं, क्या क्या कहा जाता है आपको? अब तो मुझे कहा जा रहा है कि जी बी केयरफुल, आपको देख लिया जाएगा। अच्छा जी, ये तो आज शाम से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और मैंने आपको बताया कि इन्होंने पहले भी बंदा हुआ किया था और ये इनके बेटे ने उसको उठाया था एबटाबाद शहर से, 7 सरकारी गार्ड्स थे। ये टैक्स पेयर के पैसों पे सरकारी गार्ड्स दिए हुए हैं और उनसे कब्जा कराया जाता है और उन सरकारी गार्ड्स को लेके सरेआम वीगोज में फेरा जाता है और गुंडागर्दी की जाती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि डॉक्टर साहब अभी जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि एफआईआर ही दर्ज नहीं की जा रही थी क्योंकि मोहतरमा जो थी वो असर रसूल रखती हैं, तो मुझे ये बताएगा कि उसके बाद भी क्या आपको इस तरह की कोई चीज़ फेस करनी पड़ी? सफरी जमानत के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो ले चुकी हैं। जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उससे आप मुतमईन हैं या अभी भी कुछ मसाइल दरपेश हैं? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कोर्ट्स के सामने बात चली गई है और कोर्ट्स ने बिल्कुल कानून के मुताबिक मामलात किए हैं और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला के इंसाफ हो। ठीक है, यानी अभी जो कानूनी कार्रवाई हो रही है डॉक्टर साहब आप उससे मुतमईन हैं, बस एक चीज जो आपको बॉदर कर रही है वो धमकियां हैं जो आपको दी जा रही हैं?
جی، اور ان دھمکیوں کا بھی میں کل صبح تباد ڈی آئی جی صاحب کو پراپر اپلیکیشن بھی دوں گا. دھمکیاں بالکل مل رہی ہیں. تو پولیس نے کس قسم کا تعاون کیا پھر آپ کے ساتھ؟ کیونکہ پہلے اگر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بعد پھر پولیس کی طرف سے جو تعاون کیا گیا وہ مناسب تھا یا آپ کی تسلی ہوئی اس سے؟ اب پولیس میرے سے آ کے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ اور بیان سٹیٹمنٹس وغیرہ میرے سے لینے شروع کیے ہیں جی انہوں نے. کیونکہ وہ ابھی کافی بہتر چل رہا ہے. کے پی کے کی پولیس میں تبدیلی کے دعوے نعرے بالکل ہمارے سامنے ہیں. میں بالکل اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کے پی کے کی پولیس کیا واقعی تبدیل ہو چکی ہے، تبدیلی آ چکی ہے؟ ایک عام آدمی اگر جاتا ہے اپنی استدعا لے کر تو کیا وہاں پر اس کی بات سنی جاتی ہے؟ میرے کیس میں جی 2 مہینے انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے. اچھا. تو 2 مہینے بعد جا کے تو حالانکہ 4 ڈاکومنٹس تھے 2 ڈپارٹمنٹس کے، لیکن ایبٹ آباد پولیس کے افسران اچھے ہیں، پورا تعاون کر رہے ہیں اور ہر قسم کا کوآپریشن ہے. ابھی آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ، چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، وہ جو تھریٹس آپ کو آ رہی ہیں، آپ کسی سیکیورٹی کی کوئی اپیل اگر کرنا چاہیں یا پھر آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ان تھریٹس کی نوعیت کیا ہے اور آپ کتنا خطرہ اس سے محسوس کر رہے ہیں؟ خطرہ تو میں ڈیفینیٹلی محسوس کر رہا ہوں جی، کیونکہ کچھ مخالفین کی ہسٹری ایسی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری گارڈز دیے گئے ہیں، جو ان کے ساتھ سرکاری گارڈز ہیں وہ قبضوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ایگوز میں وہ سر عام دندناتے پھر رہے ہیں. یہ باتیں رپورٹ ہو چکی ہیں بار بار، میں نے بھی رپورٹ کی تھی اس کی. ٹھیک، بہت شکریہ. ڈاکٹر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل جی، معاملہ جو ہے وہ اب کورٹ کے سامنے پہنچ چکا ہے. جو قانونی کارروائی ہوئی ہے اس سے تسلی ہے ڈاکٹر صاحب کی، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ تھریٹس جو ہیں مسلسل ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور وہ خطرہ بھی اس سے محسوس کر رہے ہیں. محترمہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی ایم پی ہیں. یقیناً جو کے پی حکومت ہے وہاں پر بھی ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کے پی میں کس طریقے سے ایک عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ.